वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में। हमारी आज की मूवी है 2016 की द फाउंडर। खास करके एक मूवी में गुड गाइज और बैड गाइज होते हैं, पर कभी कभी मूवीज की स्टोरी ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स लेती है कि हमारे लिए ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में गुड गाय कौन है और बैड गाय कौन। और एक ट्रू स्टोरी होने के बावजूद इस मूवी की स्टोरी कमाल की है। तो आपके लिए कुछ भी स्पॉइल किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 1954 यूएस इलिनॉय की, जहां पर 50 साल का रे क्रॉक अब तक कई बिजनेस ट्राई कर चुका है और एक बिजनेस आइडिया फेल होने के बाद वो वापस से फेल होने के लिए एक नया बिजनेस आइडिया कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता है। फिलहाल वो एक एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रटी हुई स्पीच रेस्टोरेंट ओनर्स को सुनाकर मिल्कशेक मशीन बेचने का ट्राई करता है, जिससे एक साथ 5 मिल्कशेक बन सकते हैं। किसी दिन अगर वो लकी हुआ तो इन मशीनों में से 1 या 2 मशीन बिक जाती हैं, पर खास करके उसे कोई भी बकरा नहीं मिलता और वो अपनी ये मिल्कशेक मशीन लेकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट भटकता ही रहता है। एक दिन अपनी असिस्टेंट से फोन पर बात करते हुए उसे पता चलता है कि कैलिफोर्निया में सैन बर्नार्डिनो सिटी के किसी रेस्टोरेंट ने 6 मिल्कशेक मशीन्स का ऑर्डर दिया है। रे समझता है कि उसकी असिस्टेंट से जरूर कोई भूल हुई है, क्योंकि सिर्फ एक रेस्टोरेंट का इतने सारे मिल्कशेक मशीन्स ऑर्डर करना पॉसिबल ही नहीं था। पर यह कंफ्यूजन दूर करने के लिए रे सीधे उस रेस्टोरेंट पर कॉल करता है और उस रेस्टोरेंट का ओनर रे को बताता है कि एक्चुअली में उन्हें 6 नहीं बल्कि 8 मिल्कशेक मशीन्स चाहिए। अब ये बात सुनकर वो ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाता है कि ये कैसा रेस्टोरेंट है जो एक साथ 40 मिल्कशेक बनाना चाहता है। रे अपनी ये क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता और वो तुरंत ही इलिनॉय से सैन बर्नार्डिनो का 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए उस रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद जब रे सैन बर्नार्डिनो के उस रेस्टोरेंट पर पहुंचता है तो देखता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम मैकडॉनल्ड्स है और वहां पर एक लंबी लाइन लगी हुई है। पहले तो रे इस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करने के लिए लाइन में लग जाता है और जिस तेजी से लाइन आगे बढ़ रही थी उससे रे सच में सरप्राइज हो जाता है और बस कुछ ही मिनटों में रे का नंबर आ जाता है। रे देखता है कि इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में सिर्फ 3 चीजें थी, हैमबर्गर, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे ही रे अपने हैमबर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर प्लेस करता है, उसके दूसरे ही पल उसके खाने का ऑर्डर उसके सामने होता है। कंफ्यूज होकर रे उस वेटर से कहता है कि उसने कुछ सेकंड पहले ही अपना ऑर्डर प्लेस किया है, तो इतनी जल्दी उसका ऑर्डर रेडी नहीं हो सकता और शायद ये किसी और का ऑर्डर है। पर वो वेटर उसे बताता है कि ये उसी का ऑर्डर है और रे अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर पास की एक बेंच पर बैठ जाता है। रे नोटिस करता है कि इस रेस्टोरेंट में अंदर बैठकर खाने की कोई जगह नहीं थी और तो और ये रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरह अपना खाना ट्रे और प्लेट्स में नहीं बल्कि एक डिस्पोजेबल पैकेजिंग में सर्व करता था। पर फिर भी यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। रे जब उस हैमबर्गर का पहला बाइट टेस्ट करता है तब वो मान जाता है कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेस्ट हैमबर्गर है और रे अब इस पूरे सेटअप से बहुत इंप्रेस हो जाता है। रेस्टोरेंट में जाकर रे को पता चलता है कि मैक और डिक मैकडॉनल्ड्स नाम के 2 भाई इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं। पहले रे उन दोनों को बताता है कि उनके ऑर्डर किए हुए मिल्कशेक मशीन्स कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट पर पहुंच जाएंगे और फिर वो उन्हें बताता है कि वो अब तक दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स में घूम चुका है और दुनिया भर के बिजनेसेस भी ट्राई कर चुका है, पर उनके इस रेस्टोरेंट के खाने और इस पूरे आइडिया और सेटअप से वो बहुत इंप्रेस हो गया है और वो उन दोनों भाइयों की इस रेस्टोरेंट के सफर की पूरी स्टोरी सुनना चाहता है। रे उन दोनों भाइयों को डिनर पे ले जाता है और वो दोनों रे को अपने इस रेस्टोरेंट बिजनेस की स्टोरी सुनाते हुए उसे बताते हैं कि कई सालों पहले उन्होंने आर्केडिया नाम के एक सिटी में हॉट डॉग और ऑरेंज जूस का एक छोटा सा स्टैंड शुरू किया था और बिजनेस का नॉलेज मिलने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन किया था। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि उनका बिजनेस कुछ इनकम पर आकर रुक गया है, क्योंकि आर्केडिया एक छोटा सा सिटी था। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो पास के इस सैन बर्नार्डिनो सिटी में मूव होना चाहते थे, पर वहां पर रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना अपने इस छोटे से रेस्टोरेंट को ही ट्रक में उठाकर सैन बर्नार्डिनो ले चले। पर फिर रास्ते में एक ओवरपास आता था जिसके नीचे से उनके रेस्टोरेंट का निकलना इम्पॉसिबल था और तब उन्होंने अपने इस रेस्टोरेंट को 2 टुकड़ों में काट दिया था और इसके बाद फाइनली वो अपने इस रेस्टोरेंट को सैन बर्नार्डिनो में मूव कर पाए थे। और फिर उन्होंने अपने मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव इन रेस्टोरेंट पूरे जोश में शुरू कर दिया था, जिसके मेन्यू में टोटल 27 आइटम्स थी और यूनिफॉर्म वाली वेट्रेसेस जो कस्टमर्स को उनका खाना ट्रेस और प्लेट्स में सर्व करके उनकी कार तक दे आती थी। पर थोड़े महीनों बाद जब उन्हें इस बिजनेस में लॉस हुआ तब उन्हें पता चला कि ड्राइव इन रेस्टोरेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो ड्राइव इन होने की वजह से यहाँ पर बदमाश और मुस्टंडे बहुत आते थे और फिर 27 आइटम्स के मेन्यू के लिए उन्हें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती थी
और ख़ास करके उनकी प्लेट्स या तो टूट जाती थी या तो चोरी हो जाती थी। पर एक दिन डिक को रियलाइज़ होता है कि उनका ऑलमोस्ट 90% सेल्स सिर्फ 3 आइटम्स में ही था, हैमबर्गर्स, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने अपने बड़े से मेन्यू को हटाकर एकदम छोटा कर दिया। फिर उन्होंने सारी वेट्रेसेस को हटाकर अपने रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस इंट्रोड्यूस की। ट्रेस और डिशेस को हटाकर कस्टमर्स को खाना डिस्पोजेबल पेपर पैकेजिंग में देने लगे। पर फिर भी उन्हें पता था कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें कुछ हटकर कुछ अलग सोचना होगा। पर यह करना कोई आसान काम भी नहीं था। पहले तो उन्हें अपना रेस्टोरेंट रीडिज़ाइन करने के लिए उसे टेम्पररी बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में चॉक मार्किंग से अलग अलग लेआउट से एक्सपेरिमेंट करके एक आइडियल रेस्टोरेंट किचन तैयार किया, जो कस्टमर्स को एकदम स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना सर्व करेगा, और वो भी 30 मिनट में नहीं, बस सिर्फ 30 सेकंड में। और इस तरह तैयार हुआ दुनिया का सबसे पहला फास्ट फूड रेस्टोरेंट। और यही मैकडॉनल्ड्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट था। गौर करने की बात है कि आज की डेट में हमें भले ही ये सब कुछ खास ना लगे, मगर 1954 में फूड इंडस्ट्री की दुनिया में ये सारे आइडियाज किसी रिवॉल्यूशन से कम नहीं थे। मैक और डिक की इस रेस्टोरेंट की कहानी सुनने के बाद रे उस पूरी रात सो नहीं पाता, क्योंकि वो इस पूरे रेस्टोरेंट और इस पूरे आइडिया से जैसे प्यार ही करने लगा था। और उसकी गट फीलिंग्स थी कि वो इससे जरूर कुछ बड़ा कर सकता है। और पूरी रात रे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर नए नए आइडिया सोचने लगता है। अगली सुबह रे मैक और डिक से मिलने जाता है और अपना मास्टर प्लान बताता है कि उन्हें मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी शुरू करनी चाहिए और यूएस के हर एक शहर में कम से कम एक मैकडॉनल्ड्स तो होनी ही चाहिए। पर रे का ये मास्टर प्लान सुन के भी उन दोनों भाइयों के रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता और वो दोनों रे को बताते हैं कि वो लोग ये फ्रेंचाइजी वाला आइडिया ऑलरेडी 5 लोकेशंस पर ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो लोग हर एक रेस्टोरेंट पे एक जैसे स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर पाए। और तो और एक दो रेस्टोरेंट्स ने तो लोकेलिटी के हिसाब से मेन्यू भी चेंज कर दिया था। और क्योंकि ये मैकडॉनल्ड्स का पूरा आइडिया उनका एक सपना है, इसीलिए वो दूसरों के हाथों अपने इस आइडिया को इस तरह तबाह होते नहीं देख सकते। और इस वजह से वो अभी इस फ्रेंचाइजी वाले झमेले में ना पड़ के अपने इस एक लोकेशन को ही अच्छी तरह चलाना चाहते हैं। पर रे मैक और डिक को अपनी एक लंबी चौड़ी और इमोशनल स्पीच देकर उन्हें ये यकीन दिलाता है कि उसे उनके इस आइडिया से कितना प्यार हो गया है और वो लोग उसे बस एक मौका दे, जिसके बाद वो मैकडॉनल्ड्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मैक और डिक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जितने पैशनेट वो दोनों मैकडॉनल्ड्स के लिए थे, उससे कई ज्यादा पैशनेट रे था। ऑफ कोर्स वो दोनों रे को एक चांस देना चाहते हैं, पर बिजनेसमैन होने के नाते रे जितने इंपल्सिव इंसान के साथ बिजनेस करने के रिस्क भी उन्हें पता है। इसलिए वो रे को मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज ओपन करने की परमिशन तो दे देते हैं, पर अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे, ताकि अगर वक्त आए तो वो रे की लगाम कस सके, जिसके लिए वो रे से एक लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाते हैं, जो रे बेझिझक के साइन कर लेता है। रे अपने घर पे बैंक से लोन लेके एक प्लॉट कुछ सालों के लिए लीज पर यानी कि रेंट पे लेके अपना पहला मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट इलिनॉय में शुरू करता है। और वो पूरा ख्याल रखता है कि मैकडॉनल्ड्स के सारे स्टैंडर्ड सही से फॉलो हो, और इसके साथ उसे मैकडॉनल्ड्स चलाने का सारा नॉलेज मिल जाता है। कुछ महीनों बाद जब उसे मैकडॉनल्ड्स का A to Z पता चल जाता है, तब वो अपने कुछ अमीर दोस्तों से मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करके उनके साथ मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज की डील फाइनल करता है। काफी कम टाइम में मैकडॉनल्ड्स की कई फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स ओपन हो जाती हैं। पर जैसा मैक और डिक के साथ पहले हुआ था, अलग अलग जगह पर मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स ओपन होते ही इन सब रेस्टोरेंट्स के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और तो और ये सारे रेस्टोरेंट्स अपना मेन्यू और टेस्ट अपनी लोकेलिटी के हिसाब से बदलने लगते हैं। धीरे धीरे रे ये बात जान जाता है कि उसके दोस्त मैकडॉनल्ड्स के लिए उतने पैशनेट नहीं है जितना वो है, क्योंकि उसके अमीर दोस्तों के लिए मैकडॉनल्ड्स सिर्फ पैसा बनाने का एक और जरिया है। पर रे ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता और उसे इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। कई दिनों तक सोचने के बाद रे को आइडिया आता है कि ऐसे कई लोग हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं, और अपॉर्चुनिटी मिलने पर आगे बढ़ने के लिए ये लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। इसीलिए रे अब अमीर लोगों को छोड़कर स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास कपल्स को टारगेट करने लगता है और उनके साथ मिलकर मैकडॉनल्ड्स की नई फ्रेंचाइजीज ओपन करता है। और जैसा रे ने एक्सपेक्ट किया था, चांस मिलने पर ये लोग मैकडॉनल्ड्स के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट्स को बड़े ही बेहतरीन तरीके से चलाने लगते हैं। अब धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स नाम कमाने लगता है और एक ऐसा दिन आता है कि अब रे को लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि लोग मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज के लिए रे को ढूंढते हुए आते हैं और मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी का बिजनेस बहुत ही तरक्की करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद रे नोटिस करता है कि मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स में लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी वो पैसा नहीं बना रहा था और एक्चुअली वो लॉस में जा रहा था। रे की मैक और डिक के साथ खास करके फोन पे ही बात होती थी
और मैकॉर्डिक अपना पूरा अटेंशन सिर्फ अपने सैन बर्नार्डिनो के रेस्टोरेंट पर ही रखना चाहते थे। रे मैकॉर्डिक से बात करता है कि वो फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट में से 1 या 2% कट करके खुद के कट में जोड़ना चाहता है ताकि वो लॉस में ना जाए। और तो और रे उन्हें इनोवेशन का सहारा लेके मिल्कशेक के लिए फ्रेश मिल्क की जगह पाउडर्ड मिल्क यूज करने के लिए कहता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल एक्चुअल मिल्कशेक जैसा ही है। और ये पाउडर्ड मिल्क यूज करके सारे रेस्टोरेंट्स रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी सारे पैसे बचा सकेंगे। पर मैकॉर्डिक रे को ये दोनों चेंजेस करने से साफ मना कर देते हैं। टाइम के चलते हुए रे मैकॉर्डिक को ऐसे कई चेंजेस करने के लिए कहता है ताकि उनके साथ साथ फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट्स भी टेक्नोलॉजी के साथ चले और ज्यादा प्रॉफिट बना सके। पर मैकॉर्डिक कोई भी चेंजेस करने से साफ मना कर देते हैं। अब रे अपने आप को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के तरीके ढूंढने लगता है, पर ऑफ कोर्स वो मैकडॉनल्ड्स को छोड़ना भी नहीं चाहता है। तभी एक दिन रे की मुलाकात हैरी सोनेबॉर्न नाम के एक इंसान से होती है, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। हैरी रे को बताता है कि मैकडॉनल्ड्स के सारे रेस्टोरेंट्स पे लोगों की भीड़ जमा होने के बावजूद भी अगर उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इस बिजनेस मॉडल में जरूर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। रे हैरी को अपना पूरा बिजनेस मॉडल समझाता है कि पहले ऑपरेटर साइट सिलेक्ट करता है, जिसके बाद ऑपरेटर उस साइट को तकरीबन 20 साल के लिए लीज पर यानी कि रेंट पे लेता है और फिर ऑपरेटर बैंक लोन लेके मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट सेटअप करता है। और रे की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑपरेटर को सारी सिस्टम और ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिसके बाद उस मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की पूरी जिम्मेदारी उस ऑपरेटर की है। ये पूरा बिजनेस मॉडल सुन के हैरी हंसते हुए रे से कहता है कि एक्चुअली रे को पता ही नहीं है कि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, और रे को समझाता है कि वो बर्गर या फूड बिजनेस में नहीं पर रियल एस्टेट बिजनेस में है। और ये बात सुन के रे एकदम से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार हैरी ये क्या बात कर रहा है। ऑफ कोर्स वो फूड बिजनेस में ही है। हैरी रे को समझाता है कि जिस जमीन पर ऑपरेटर को साइट सेटअप करनी है, रे को वो जमीन खरीदनी चाहिए और फिर वो जमीन ऑपरेटर को लीज पे देनी चाहिए। और रे को ये कंडीशन भी रखनी चाहिए कि ऑपरेटर सिर्फ रे से ही जमीन लीज पर ले सकता है। इस चीज से पैसा कंटिन्यूअसली आता जाएगा और यही पैसा उसे दूसरी जमीन खरीदने के काम भी आएगा। हैरी रे को बताता है कि सारा पैसा उस जमीन में है जहां पर फ्रेंचाइजी सेटअप हो रही है। इससे वो फ्रेंचाइजी को कंट्रोल भी कर पाएगा, क्योंकि अगर फ्रेंचाइजीज अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करती तो वो उनकी लीज कैंसिल भी कर सकता है और इससे काफी हद तक वो मैक और डिक को भी कंट्रोल कर पाएगा। हैरी जानता था कि रे को बस थोड़ा गाइडेंस ही चाहिए, जिसके बाद इस बिजनेस में पैसा ही पैसा है। और वो रे के साथ पार्टनरशिप करके फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ओपन करता है, जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देती है। और हैरी कुछ इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग्स करके रे को पैसा दिलवाने में हेल्प करता है। गौर करने की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रे को फ्रेंचाइजी का 1.9% कट मिलेगा, जिसमें से 0.5% मैक और डिक को जाएगा। तो मैक और डिक को बिना कोई मेहनत के हर एक फ्रेंचाइजी में से 0.5% कट मिल रहा था। वहीं पर रे को इतनी भागदौड़ और खर्चा करने के बाद सिर्फ 1.4% ही मिल रहा था। पर अब अलग अलग लोकेशंस पर इतनी सारी जमीन खरीदने के बाद मैकडॉनल्ड्स रे के लिए एक पैसा छापने की मशीन बन जाती है, जबकि मैक और डिक फ्रेंचाइजीज में से अभी भी सिर्फ 0.5% ही बना रहे थे। मैक और डिक को जब रे की इस फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में पता चलता है, तब उन्हें गुस्सा आता है कि उनसे पूछे बिना रे ये नई कंपनी कैसे ओपन कर सकता है। पर रे उन्हें बताता है कि उसकी इस नई कंपनी का उनके कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैक और डिक रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या होगा सिर्फ यही डिसाइड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट की बाहर की दुनिया में रे बिल्कुल आज़ाद है और उसकी इस कंपनी फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन का उनके मैकडॉनल्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही सालों में रे यूएस के 17 स्टेट्स में मैकडॉनल्ड्स के सैकड़ों रेस्टोरेंट्स ओपन कर देता है और वो जमीन जहां पर वो रेस्टोरेंट्स बने होते हैं उन्हें भी खरीद लेता है। और एक दिन जब फाइनली रे को लगता है कि अब सही टाइम आ गया है, तब वो मैक और डिक को एक कुरियर भेजता है। उस कुरियर में होता है पाउडर मिल्क का एक सैचेट और एक लेटर। वो लेटर ओपन करते ही डिक और मैक चौंक जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एक कंपनी द मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन का लेटर हेड होता है। गुस्से में आकर डिक और मैक रे को कॉल करके उससे पूछते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है। तब रे उन्हें बताता है कि उसने सभी मैकडॉनल्ड स्टोर्स को मिल्क शेक बनाने के लिए ये पाउडर मिल्क यूज करने के लिए कह दिया है, ताकि रेस्टोरेंट्स कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सके। और उसने अपनी कंपनी का नाम फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन से बदल के द मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन रख दिया है। पर मैक के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के मालिक वो दोनों थे, ना कि रे। और वो गुस्से में रे से कहता है कि मैकडॉनल्ड्स उसकी नहीं है और उनकी स्पीडी सिस्टम जिस पर रे ने इतनी सारी फ्रेंचाइजीज ओपन की थी, उन दोनों भाइयों ने मिलकर इन्वेंट की थी, ना कि रे ने।
रे मानता है कि मैकडॉनल्ड्स डिक और मैक ने बनाई है, पर अभी मैकडॉनल्ड्स जिस मुकाम पर है उसे रे वहां पर लेके आया है और अब वो मैकडॉनल्ड्स को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा और वो दोनों उसे नहीं रोक पाएंगे। मैक रे से कहता है कि वो लोग अब उस पर केस करके उसे किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स से बाहर निकाल देंगे। रे मैक से कहता है कि केस करके वो लोग शायद जीत भी जाएंगे, पर उस पर केस करना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट के खर्चों में ही वो लोग डूब जाएंगे और जब तक केस खत्म होगा तब तक वो दोनों रास्ते पर आ गए होंगे। मैक को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में रे सच बोल रहा है और स्ट्रेस में आकर मैक को दिल का दौरा पड़ जाता है। मैक जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब रे उससे मिलने आता है और इस पूरी सिचुएशन के लिए माफी मांगता है। रे उन दोनों से कहता है कि वो उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता और इस बात को बड़े सीधे तरीके से सुलझाना चाहता है। रे उन्हें एक ब्लैंक चेक ऑफर करता है और कहता है कि मैकडॉनल्ड्स के बदले उन्हें जितने भी पैसे चाहिए वो इस चेक पर लिख दे और ये कहकर रे वहां से चला जाता है। आखिर में रे को हराने के लिए मैक और डिक सारे मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स बंद करवा सकते थे, पर ऑफ कोर्स इतने सारे रेस्टोरेंट्स बंद करके उन रेस्टोरेंट्स के ओनर्स और एम्प्लॉयज की इनकम छीनना भी मैक और डिक को मंजूर नहीं था क्योंकि ये उनके मोरल एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ था। फाइनली अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो रे से कोई डील फाइनल कर दे। फाइनली डिक रे को कॉल करके बताता है कि उनकी 3 मांगे हैं। पहली कि उन्हें 27 लाख यूएस डॉलर्स चाहिए, जो कि उन दोनों भाइयों में बांट कर 13,50,000 यूएस डॉलर होते हैं। दूसरी कि सैन बर्नार्डिनो वाला जो पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट था वो उनके पास ही रहेगा। और तीसरी कि उन्हें हमेशा के लिए मैकडॉनल्ड्स कंपनी के प्रॉफिट में से 1% का हिस्सा चाहिए। देने को तो रे ब्लैंक चेक देकर आ गया था, पर अब जब देने की बात आई तो रे को मैक और डिक की ये तीनों कंडीशंस अनरीजनेबल लग रही थी। हैरी रे को समझाता है कि ये तीनों कंडीशंस पर उसे पूरी मैकडॉनल्ड्स मिल रही थी, तो उसके लिए ये फायदे का ही सौदा है और हिचकिचाते हुए रे मान जाता है। आखिर में जब उनके बीच डील फाइनल होती है तो रे पहली और दूसरी कंडीशन मानते हुए मैक और डिक को मांगे हुए पैसे और सैन बर्नार्डिनो का मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट दे देता है, पर तीसरी कंडीशन के बारे में वो मैक और डिक से कहता है कि वो उन्हें मैकडॉनल्ड्स के प्रॉफिट में से 1% जरूर देगा, लेकिन वो इस बात को एग्रीमेंट में शामिल नहीं कर सकता और उसके इन्वेस्टर्स इस बात को एग्रीमेंट में रखना नहीं चाहते क्योंकि ये कंडीशन एग्रीमेंट में होने की वजह से मैकडॉनल्ड्स को फ्यूचर डीलिंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। और रे मैक और डिक के साथ हैंडशेक करके उन्हें यकीन दिलाता है कि मैकडॉनल्ड्स के प्रॉफिट का 1% उन्हें हमेशा के लिए मिलता ही रहेगा, बस उन दोनों को उस पर भरोसा करना होगा। और मैक और डिक रे पर भरोसा कर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं और मैकडॉनल्ड्स अब पूरी तरह रे की हो जाती है। पर डिक के दिमाग में एक बात खटक रही थी जिसका जवाब उसे रे से चाहिए था और वो रे से पूछता है कि जब वो पहली बार उनके रेस्टोरेंट में आया था तब उन्होंने उससे सब कुछ शेयर कर दिया था और कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा था, तो फिर उसने सीधे सीधे उनका आइडिया चुरा के डायरेक्टली अपनी खुद की रेस्टोरेंट चेंज क्यों शुरू नहीं की। रे डिक को बताता है कि उनकी सिस्टम और सीक्रेट्स जानने वाला वो पहला इंसान नहीं था। उससे पहले और बाद में भी कई लोग आए होंगे जिनसे उन्होंने अपनी सिस्टम्स और अपने सीक्रेट्स शेयर किए होंगे और उनमें से कई लोगों ने अपने रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए होंगे, पर मैकडॉनल्ड्स जितना बड़ा ना ही कोई बन सका है और ना ही कोई बनेगा क्योंकि उन सब के पास वो एक चीज नहीं है जो मैकडॉनल्ड्स को खास बनाती है। अब यहाँ पर डिक को भी पता नहीं था कि रे मैकडॉनल्ड्स की किस खास चीज के बारे में बात कर रहा है और वो कंफ्यूज होकर रे से पूछता है कि वो कौन सी चीज है। रे डिक का ये सवाल सुनकर हंस पड़ता है क्योंकि उसे ताज्जुब था कि जिस इंसान ने ये रेस्टोरेंट शुरू किया वो भी इस बात से अनजान है। और रे उसे बताता है कि मैकडॉनल्ड्स के इतने बड़े सक्सेस का राज सिर्फ उसकी सिस्टम नहीं है, पर उसके साथ जुड़ा जो शानदार नाम है मैकडॉनल्ड्स, वो है। डिक को ताज्जुब होता है कि उसका लास्ट नेम मैकडॉनल्ड्स होने के बावजूद उसने इस बात को कभी भी नोटिस नहीं किया। हालांकि सैन बर्नार्डिनो वाला सबसे पहला मैकडॉनल्ड्स मैक और डिक के नाम था, पर उन्हें इस रेस्टोरेंट के नाम से मैकडॉनल्ड्स हटाना पड़ता है और उसकी जगह वो अपने रेस्टोरेंट का नाम बिग एम रखते हैं। जल्द ही रे बिग एम के पास ही मैकडॉनल्ड्स ओपन करता है और कुछ ही साल में बिग एम बंद हो जाती है। आगे चलकर मैक और डिक को पता चलता है कि 1% प्रॉफिट देने का जो रे ने उनसे वादा किया था वो बिल्कुल खोखला था और उन्हें कभी भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। सो गाइस, ये थी स्टोरी द फाउंडर की। मूवी के एंड होने पर रे हमें बिल्कुल एक विलेन जैसा लगता है क्योंकि देखा जाए तो जिन 2 लोगों ने उसे सब सिखाकर एक चांस दिया उसने उन्हें ही धोखा देकर उनसे सब कुछ छीन लिया। पर दूसरे हाथ देखा जाए तो उसने रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था, जिसकी वजह से आज मैकडॉनल्ड्स 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में है और पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स के 36,000 से भी ज्यादा लोकेशंस हैं। तो अगर आप अमेरिका में नहीं हैं और फिर भी मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स एंजॉय करते हैं
तो वो रे की मेहरबानी है। मैक और डिक अपने कंफर्ट जोन में और अपने पेस से काम करके क्वालिटी फूड सर्व करना चाहते थे, पर वो रे था जो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाया और क्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ उसने इतने सारे मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स भी ओपन किए। गौर करने की बात है कि सैकड़ों बिजनेस आइडियाज फेल होने के बावजूद भी रे का जज्बा मजबूत था और उसमें बिजनेस के लिए नई नई चीजें सीखने की भूख भी थी। और रे ने यह सब 50 साल की उम्र के बाद किया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। और आजकल कई लोग 50 साल की उम्र में रिटायर होने का सोचते हैं। पर स्टोरी में सबसे बड़ा गुगली वो था जब हैरी रे को बताता है कि वो फूड बिजनेस में नहीं पर रियल एस्टेट बिजनेस में है। मतलब ये तय करना कितना जरूरी है कि हम एक्चुअली कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अब डोमिनोज को ही ले लीजिए, वो कोई पिज्जा या फूड बिजनेस की कंपनी नहीं है, पर एक्चुअली एक डिलीवरी और टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।